Hello once again. In last class, we have seen the valence bond theory regarding the coordination compounds and complexes. Now today, we will learn the crystal field theory. Crystal field theory, बच्चे, this theory comes after the shortcomings of valence bond theory. अब आपको सबको पता है कि जब भी किसी थ्योरी में कोई शॉर्टकमिंग्स होते हैं या कोई आपके ड्रॉबैक्स होते हैं, तब हमारे पास कोई न्यू थ्योरी आती है। तो हमारे पास ये न्यू थ्योरी आई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके बारे में अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो जनरली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पहले हम कुछ अजम्पशंस की बात कर लें, क्योंकि हम जब भी कोई थ्योरी या कुछ हम प्लान जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ हम पॉइंट्स फैक्ट मान के चलते हैं, कुछ हम अजम्पशंस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो अजम्पशंस लेके चले थे, वो पहला अजम्पशंस ये लेके चले थे, जो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड है उसका नेचर जो है आयनिक है। ठीक है, आयनिक इन द सेंस, क्योंकि आपके लिगेंड आपके दो कैटेगरी के हैं कि या तो वो अनायनिक हैं या फिर आपके वो न्यूट्रल हैं। ठीक है, अनायनिक बोलोगे या फिर आप चार्ज्ड बोलोगे। तो जब भी कोई स्पीशीज चार्ज हो गई, तो यानी कि वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगी, और अगर वो न्यूट्रल है तो वो आपका डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो जो अजम्पशन मान के चले थे साइंटिस्ट ने बिहाइंड दिस थ्योरी, वो ये था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड है वो आयनिक है, और जो इनके बीच में अट्रैक्शन है, मेटल और लिगेंड के बीच का जो अट्रैक्शन है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आप सभी को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं, फिजिक्स में आप सब पढ़ चुके हो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन व्हाट, नेक्स्ट अजम्पशन जो है वो अबाउट द लिगेंड है कि लिगेंड को मान के चले हैं, लिगेंड आर बिहेविंग एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज कौन सा लिगेंड बिहेव करेगा? जो आपके चार्ज लिगेंड होंगे। वो चार्ज लिगेंड कौन कौन से हैं आपके? या तो नेगेटिव या फिर आपके पॉजिटिव। तो ये दोनों टाइप के लिगेंड जो हैं आपके पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। और अगर आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो वो आपका बिहेव करेगा एज अ डाइपोल, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इन दो अजम्पशन के बेसिस पे हमारी ये थ्योरी प्रोसीड हुई। तो अब बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्या था। तो इसमें सबसे पहला हम बात करेंगे डीजेनरेसी की। आप सबको पता है डीजेनरेसी क्या होती है। डीजेनरेसी का मतलब होता है कि व्हेन ऑल द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, जैसे कि हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल अगर आपका है, तो पी में आपके तीन सब ऑर्बिटल हो गए, पी एक्स वाई, पी वाई, पी जेड, ये तीनों हो गए। इन तीनों की एनर्जी जब बराबर होती है तो उसको हम बोलते हैं डीजेनरेट सिस्टम। सिमिलरली जो डी ऑर्बिटल हैं उसके 5 फर्दर इस तरीके से आपके डिविजन्स हैं। तो आपको इनका पता है क्या क्या होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये पांचों के पांचों जो डी के ऑर्बिटल्स हैं ये आपके डीजेनरेट हैं। कहने का मतलब है इनकी एनर्जी आपकी सबकी इक्वल है। फिर चाहे हम एक्स वाई की बात करें, वाई जेड की बात करें, जेड स्क्वायर की बात करें, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। तो जनरली होता क्या है, जब आपका कोई मेटल डी ऑर्बिटल या बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल अकेला है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, इन दैट केस जो उसके डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं डीजेनरेट। यानी कि उसके पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है, जो उसके सबशेल्स हैं उनकी एनर्जी बराबर होती है। बट जैसे ही इस मेटल को कोई लिगेंड अप्रोच करता है, ठीक है, कोई लिगेंड चाहे आपका नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, ये लिगेंड जैसे ही इस मेटल की तरफ आएगा तो इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो डीजेनरेसी हो जाएगी वो आपकी धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगी। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई डीजेनरेसी में ऐसा क्या हुआ कि वो ब्रेक हो गई। तो उसका ये रीज़न है बेटा कि जो आपका ये लिगेंड आएगा वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से तो आएगा। मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है।
ठीक है, या तो x से आ रहा है या y से आ रहा है या z से आ रहा है। तो जिस भी डायरेक्शन से आएगा वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है लिगेंड, प्लस मेटल के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही ये लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। और इस रिपल्शन की वजह से जो आपके d ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, एनर्जी का ब्रेकडाउन, और वो सारे के सारे एनर्जी सेम नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड द डीजेनरेसी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब देखेंगे अप्रोच ऑफ मेटल और लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है तो वहाँ पे किस तरह से डीजेनरेसी आपकी अराइज होती है। तो सबसे पहली बात याद करने वाली ये है कि जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो लिगेंड जनरली आपका अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है। ये बात आप याद कर लेना कि जब भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वहाँ पे जो लिगेंड होता है वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेगा। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जो 3 एक्सिस हैं या तो वो x से आएगा या y से आएगा या z से आएगा। ठीक है, तो अगर वो x और y से आता है तो आपके dx² - y² पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्शन फील करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल की जब आप शेप देखोगे तो ये अलोंग द x और y एक्सिस होते हैं। वहीं पे ही जब z एक्सिस की तरफ से अप्रोच करेगा लिगेंड तो आपका dz² की एनर्जी रेज करेगी बाकी सब के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी लिगेंड आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आएगा मेटल की तरफ, इन दैट केस जो आपके dx² - y² है और जो dz² है ये दोनों के दोनों की एनर्जी बाकी 3 से ज़्यादा हो जाएगी। और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जो शेप होती है dx² y² की वो ये होती है, ये y x, और dz² की शेप आपकी ये होती है। ठीक है, तो इस केस में अब लिगेंड आ रहा है आपका, तो लिगेंड आपका x एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो यहीं पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिगेंड भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो यहाँ रिपल्शन हुआ। सिमिलरली z एक्सिस में आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिगेंड भी आपका इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो भी z एक्सिस से, तो रिपल्शन हो गया। तो इस केस में होता कैसे है, डायग्राम से आप समझोगे। सबसे पहले आपके ये पाँचों के पाँचों जो d ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बराबर है, इक्वल है। जैसे ही लिगेंड अप्रोच कर रहा है थोड़ी सी एनर्जी पाँचों की बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, रिपल्शन की वजह से। और फर्दर जैसे ही आपके फर्दर और अप्रोच करेगा लिगेंड, नाउ इन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आपके ये इस तरीके से हो जाएगा, 2 अलग से स्प्लिट हो गए और 3 आपके अलग स्प्लिट हो गए। ठीक है, तो ये 2 स्प्लिट हुए हैं, dx² - y² है और dz² है, और जो ये 3 हैं वो हैं dxy yz zx। ठीक है जी, ये स्प्लिटिंग हो गई। ये स्प्लिटिंग, इसको जो ये डीजेनरेसी हुई है यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल बाय अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड टुवर्ड्स मेटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जो ये एनर्जी गैप हो गया इन दोनों के बीच में, इसको हम बोलेंगे एनर्जी गैप को डेल्टा ओ। डेल्टा मीन्स गैप, ओ यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसको हम बोलते हैं CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब जो आपका ये 2 बन गए, आपके स्प्लिटिंग हो गई, ऊपर वाले को हम बोलते हैं T2G। अब आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है क्यों इसका नाम दिया गया है, और नीचे वाले को बोलते हैं तीनों को EG। ठीक है, अब जो यहाँ एग्जैक्टली सेंटर में जो एनर्जी है उसको हम 0 मान के चल रहे हैं,
इसे बोलते हैं बेरी सेंटर। इसके ऊपर का जो गैप है दिस इज 3/5 डेल्टा ओ, और नीचे वाला जो गैप है -2/5 डेल्टा ओ। यानी कि अगर टोटल करोगे तो डेल्टा ओ आएगा, बट ऊपर वाले को बेरी सेंटर को हमने 0 माना है। 0 के ऊपर की एनर्जी पॉजिटिव, नीचे की एनर्जी नेगेटिव, है ना। तो ऊपर आपका 3/5, नीचे आपका -2/5। ये हो गया आपका स्प्लिटिंग। तो अगर इसको डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये है मेरे पास 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल, व्हेन लिगेंड अप्रोच एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज। ये हो गए आपके डी ऑर्बिटल। अब फर्दर आपके ये स्प्लिटिंग हो गई। दिस इज EG एंड दिस इज T2G। दिस इज बेरी सेंटर। ये है आपका 3/5 डेल्टा O, और ये है आपका -2/5 डेल्टा O, और डेल्टा O है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। O मीन्स ऑक्टाहेड्रल। ये आपका डायग्राम बेटा कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ड्रॉ द स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर डी ऑर्बिटल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब बात आती है कि जो आपका ये गैप है, ये वाला गैप डेल्टा O, क्या ये सारे लिगेंड्स का सेम होता है? तो इसका आंसर है नो। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और डेल्टा O डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड। जो आप लिगेंड यूज़ कर रहे हो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ का बहुत ज़्यादा गैप होता है, कुछ का बहुत कम गैप होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा O हमने लिगेंड्स को 2 कैटेगरी में कर लिया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो अब आप देखोगे NCERT में पेज नंबर 251 पे आपके एक सीरीज बनी हुई है जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फॉलोड बाय साइनाइड, देन EN इथिलीन डाइअमीन, देन उसके बाद में अमोनिया, देन उसके बाद में EDTA, देन उसके बाद में थायोसाइनाइड NCS, followed by water, followed by oxalate, then hydroxide, then fluoride, then sulfide, then chloride, followed by thiocyanide, SCN, followed by bromide, then iodide। ये हमारी कुछ सीरीज़ है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो लिगेंड कार्बन से या नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहे होते हैं उनको हमने स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखा है और बाकी सबको वीक कैटेगरी में रखा है। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप लास्ट में देखोगे तो आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, थायोसाइनेट है, क्लोराइड है, सल्फाइड है, फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है। तो ये सब के सब बॉन्डिंग कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ ऑक्सीजन हो गया, हेलोजन्स हो गए, सल्फर हो गए। तो आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन्स इनसे बॉन्डिंग करने वाले लिगेंड है वो आपके सीरीज में लास्ट में आ रहे हैं, और जो आपके कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करने वाले लिगेंड है वो आपके स्टार्टिंग में आ रहे हैं। ये EDTA तक देखो, इस साइनाइड तक देखो, थायोसाइनाइड तक या आइसोसाइनाइड तक, यहाँ तक। ठीक है जी। तो यानी कि इस बात से आपको पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड कौन से हो गए। ठीक है बच्चे। अब आप आगे क्या देखोगे कि ये सीरीज़ को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार एग्ज़ाम में आता है, कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक है। इस सीरीज़ को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई थिंक, क्योंकि
इतना कोई टफ नहीं है। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन CFT, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे T2G है, EG है, ठीक है। जब मेरे पास D में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले T2G में जाएगा ना, क्योंकि आप ये गैप याद रखना ऐसे है, T2G नीचे है और EG आप ऊपर है, ये EG है आपका ऊपर, ये T2G है नीचे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका T2G 1 EG 0। D2 आ गया आपका, तो T2G 2 EG 0। D3 आ गया, T2G 3 EG 0। यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम होता है फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक लिगेंड, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। डिफरेंस कहाँ पे आता है, D4 आ जाओ आप। अब D4 पे क्या होगा, दो केस हो जाते हैं, या तो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे आपका साइनाइड है, अमोनिया है, आपका ADTA है, कार्बोनिल है, या आपका वीक लिगेंड है। दो कैटेगरी हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो जो ये आपका गैप है, ये गैप आपका इतना ज़्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डेल्टा O इतना ज़्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन अपना पेयर कर लेगा। P यहाँ पे है आपका पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। पेयरिंग करने के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर होना ज़्यादा बेटर मानेगा रादर देन टू जंप इनटू द नेक्स्ट लेवल। वहीं पे ही वीक लिगेंड की अगर आप बात करोगे तो वीक लिगेंड में गैप आपका इतना कम होता है, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, स्प्लिटिंग अच्छे से नहीं कर रहा, कि वहाँ पे आपका डेल्टा O पेयरिंग से कम होता है। तो पेयरिंग में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन नीचे रहने की बजाय जंप करके EG में चला जाएगा। तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो D4 में आपका, ये मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लिखा वीक। तो स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, पेयरिंग, तो ये हो जाएगा आपका T2G 4 EG 0। वीक में हो जाएगा आपका, जंप कर जाएगा, T2G 3 EG 1। D5 में भी सेम केस, पेयरिंग करेगा स्ट्रॉन्ग में, T2G 5 EG 0, यहाँ पे T2G अब ऊपर ही जाएगा, 3 EG 2। अब ये देखो यहाँ पे इस केस में फुल्ली हाफ फिल्ड हो गया, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ये हाफ फिल्ड सिस्टम हो गया। यहाँ पे अभी यहाँ, अब D6 देखेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है T2G में, तो T2G ये हो गया आपका फुल्ली फिल्ड इधर वाला, और यहाँ पे अब क्या होगा, T2G हाफ है, EG हाफ हो गया, अब दोबारा से T2G में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो T2G 4 EG 2। फिर D7, अब क्या होगा, T2G 6 हो गया, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, EG में, तो EG 1, यहाँ हो रहेगा आपका T2G 5 EG 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट लेते हैं हम D8। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे आपका वीक लिगेंड है, तो T2G और आपका EG वहाँ 2 हो गया था, तो यहाँ पे 6 7 ये 6 हो गया है पूरा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पहले T7 देखेंगे हम, D7, तो T2G 6 EG 1 स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे क्या हो गया था, T2G EG 2 5।
D8, अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, नेक्स्ट उसमें जाएगा T2G6 EG2, यहाँ पे भी पहले इसमें ही पेयरिंग होगी T2G6 EG2। आप देखोगे कि D7 तक तो अलग अलग था सिस्टम, D8 पे फिर से स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो एक जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन हो गया। D9 लिखोगे आप फुल्ली फिल्ड, तो T2G6 EG3, तो यहाँ पे भी T2G6 EG3। D10 फुल्ली फिल्ड हो जाएगा T2G6 EG4, T2G6 EG4। तो आपने नोटिस किया कि D8, D9, D10 तक और D1, D2, D3 इन 6 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम होता है, फिर चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या आपका वीक लिगेंड हो। वेरिएबल कहाँ है आपके? सिर्फ D4, D5, D6 और D7, ये 4 आपके वेरिएबल हैं जहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड होने का डिफरेंस पता चलता है, बाकी सब में आपके सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक लेके चलेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या स्प्लिटिंग फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका है 4। ठीक है, तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उस केस में आपका जो डीजनरेसी होती है वो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करोगे। लिगेंड आया, एनर्जी आपकी थोड़ी सी रेज हो गई, अब जैसे फर्दर स्प्लिटिंग हुई यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ई नीचे हो जाएगा और टी आपका ऊपर हो जाएगा। तो ये नाम है आपका खाली ई और ये नाम है खाली T2। यहाँ पे अब आपको G नहीं लिखना, और ये आपका बेरी सेंटर, तो ये गैप हो गया आपका -3/5 डेल्टा T और ये वाला गैप हो गया 2/5 डेल्टा T। अब डेल्टा T यहाँ पे क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल सिस्टम, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर सिस्टम। ठीक है, अब एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा T और डेल्टा O। तो वो रिलेशन होता है आपका डेल्टा T इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O। 4/9, मैं एक बार ढंग से इसको लिख देती हूँ क्लियरली, तो 4/9 ऑफ डेल्टा O। ये रिलेशन बेटा 1 मार्क में इस बार आपके MCQs में भी आ सकता है, या इस पे हम MCQs फॉर्म में न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि आपको डेल्टा O बता दिया, अब आपको डेल्टा T निकालना है, या फिर इसमें 1 मार्क में आपका सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि डेल्टा T का एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे G नहीं लिखते हैं, और डेल्टा O का एक्सप्रेशन क्या है, स्प्लिटिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो CF क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो एप्लीकेशन है वो आता है कलर क्यों होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कलर जो VBT ने एक्सप्लेन नहीं करा था। तो यहाँ पे कलर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स में DD ट्रांजिशन होता है। अब आप सोचोगे कि मैडम DD ट्रांजिशन क्या है? आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट कलरफुल क्यों दिखता है। वो कोई लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रिक्वेंसी है या लैम्डा है वो उसको एमिट कर रहा है। ठीक है, तो जब आपकी आईज इस एमिटेड फ्रिक्वेंसी को देखती हैं जो कि विजिबल रेंज में है, तब वो चीज़ आपको कलरफुल दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, हमारे पास जो सिस्टम है, हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर लें T2G और EG, अगर हम बात करें D1 है तो D1 में इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी गेन करेगा ये ऊपर जाएगा तो इसने एब्जॉर्ब करी, और जैसे ये वापस होके नीचे आएगा तो ये लाइट को एमिट करेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस DD ट्रांजिशन
जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके, या फिर बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल्स आपके कलर्ड होते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके वो जनरली कलर्ड होते हैं। तो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड, तो वीबीटी ने तो इसको एक्सप्लेन नहीं करा। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिव्स कलर्ड बिकॉज ऑफ डीडी transitions. Electrons absorb energy in their ground level and excited to the next higher level. After re-emitting the absorbed energy, they jump back to its ground level and the emit energy which comes in a visible range now provide the color. ठीक है, तो ये है आपका CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बात कर ली हमने। तो अगर हम एक इसका रिवीजन देखें तो हमने क्या क्या इसमें देखा। हमने पहले देखा कि CFT का अजम्पशंस क्या था। तो 2 अजम्पशंस थे। पहला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है मेटल और लीगेंड के बीच में, और दूसरा हमने ये देखा कि लीगेंड्स जो हैं या तो उनको पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक या डाइपोल बोल रहे हैं, डाइपोल बोल रहे हैं। उसके बाद में हमने देखा डीजनरेसी क्या होती है। तो डीजनरेसी आपको बताया मैंने कि जब सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उसको हम डीजनरेसी कहते हैं। थर्ड कि डीजनरेसी कैसे स्प्लिट होती है, तो वहाँ पे हमने स्प्लिटिंग पढ़ी, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो वो डिपेंड करता है आपका लिगेंड कौन सा है, तो वहाँ पे हमने स्प्लिटिंग पढ़ ली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी। ठीक है, देन उसके बाद में हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखा। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किस बेसिस पे है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपकी इस बेसिस पे है कि जो आपने डेल्टा ओ निकाला है वो जितना ज़्यादा होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जितना डेल्टा ओ कम होगा वो वीक लिगेंड है। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा इसकी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यों है, जो कि आपका CFT ने एक्सप्लेन करा। तो ये आज की क्लास का इतना हमारा जेस्ट था, हमने इतना सब किया है। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। और बच्चे कोई भी टॉपिक तब तक समझ नहीं आएगा हमें जब तक कि हम उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे। तो NCERT में इसके रेलेवेंट बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आई होप जैसे ही आप मेरी वीडियो देखो उसको समझो, नहीं समझ में आता दोबारा देखो, देन उसके रिस्पेक्टिव जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप ज़रूर करो। ठीक है, तो आई होप everybody will stay safe, stay healthy at your place, at your home, and do well in your chemistry. Thank you.